आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ये सभी के सभी जो आने वाला सी टेट एग्ज़ाम है और अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यू टेट, रीट वगैरह और साथ ही में जो केबीएस एग्ज़ाम है, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आज की इस क्लास के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि। देखिएगा, जो वर्तमान समय में जो शिक्षा है यह व्यक्ति को जीवन से अलग क्यों करती है। तो देखिएगा, आपके ऑप्शन है, यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। क्या जो वर्तमान शिक्षा है व्यक्ति को जीवन से इसलिए अलग करती है कि यह जीवन का जो है वह समग्र भाग नहीं है, या फिर यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, या यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, या फिर यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्तमान जो शिक्षा है वह व्यक्ति के जीवन से अलग करती है, क्यों करती है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जीवन का जो है ना, मानव जीवन का समग्र भाग नहीं है वर्तमान जो शिक्षा है वह, क्योंकि जीवन के कई भाग हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए यह व्यक्ति को दाना पानी बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि वह शिक्षा से क्या करेगा, नौकरी लगाएगा, नौकरी से अपनी मूलभूत जो आवश्यकता है वह प्राप्त करेगा, उसको जो है ना खाना वगैरह ये सभी चीज़ें, इन सभी की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। देखिएगा, जब भी आप पेडागोजी को सॉल्व करें ना, तो सबसे पहले तो देख लीजिए आपको ना टैग वर्ड्स ज़रूर याद हों, जैसे कि नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, जिसकी हम लोगों ने क्लास जो है ना डिस्कस कर ली है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके उस क्लास को भी देख लें। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप पेडागोजी को सॉल्व करते हैं तो अपने आप को ना टीचर समझना और आपको इमेजिनेशन करना है कि आप एक क्लास में जो है ना वह पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को भूमिका क्या होनी चाहिए। आप मान लीजिए किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपकी क्या भूमिका होगी, आपकी भूमिका होगी कार्य सहभागी की। मतलब कि आपके द्वारा जो बच्चों को कार्य दिया गया है, उनको जो भी अधिगम कराया गया है उसमें क्या करना है, आपको कार्य सहभागी बनना है, ना कि अनुदेशक कि आप उनको सिर्फ ऑर्डर देते रहें, ना ही मित्र वगैरह की, ठीक है, ना दार्शनिक की, बल्कि आपको कार्य सहभागी बनना है, उनके कार्य में सहायता करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है। विश्वकोश से होती है क्या, इंटरनेट, नवीनतम अकादमिक पत्रिका, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, इंटरनेट। बिल्कुल, आज की दुनिया में इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यदि आपको किसी विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना प्राप्त करनी है, ठीक है, हम यदि उसके स्रोत की बात करें तो मुख्य तौर पर क्या है, इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट का जो यूज़ है ना आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होने लगा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या रहेगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा और जब एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग रिवाइज भी आसानी से कर लेंगे। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया। मान लीजिए आप किसी कक्षा में टीचर हैं और आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों का ध्यान है ना वह हट गया है। आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे। देखिएगा, आपने इमेजिनेशन किया कि मान लीजिए आप एक कक्षा में हैं, उसमें कुछ छात्रों को आप ध्यान से पढ़ा रहे हैं और उनका ध्यान क्या है, हट गया है पढ़ाई से। तो आप उनका फिर से उस जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान लगाने के लिए क्या करेंगे, छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाएंगे, थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करेंगे, बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, या फिर कक्षा खेल के लिए भेजना। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, क्या ये ठीक रहेगा कि मतलब पुनः केंद्रित करने के लिए यह उपाय करेंगे क्या। देखिए, सिर्फ कहना मात्र तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर कुछ भी हो, यहाँ पर देखिए कहना मात्र तो होगा नहीं, क्योंकि कहने से ऐसा नहीं होगा कि बच्चे फिर से ध्यान लगाएंगे। कक्षा को खेल के लिए भेजना, थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना। देखिए यहाँ पर इसके जो आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। ठीक है, छोटी सी आप शारीरिक क्रिया करवाएंगे, जिससे क्या रहेगा कि बच्चे जो है ना, जो उनका जो ध्यान है, ठीक है, थोड़ा क्या रहेगा कि फ्रेश हो जाएगा और फिर से वह अपना पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। या फिर देखिए कक्षा को खेल के लिए भेजेंगे नहीं, क्योंकि भेज दोगे तो आप जो है ना, आप जो भी विषय वस्तु बता रहे हो कैसे बताएंगे। थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करेंगे तो बच्चों का पूरी तरह से मन हट जाएगा। छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाएंगे,
ठीक है। उसके बाद फिर से आप वही चीज़ें जो है ना उनको अधिगम वगैरह जो है ना करवाएंगे, तो जिससे क्या होगा, वह अधिगम कराएंगे और उनका पुनः ध्यान जो है ना केंद्रित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी हम लोग जो है ना इसका आंसर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे होना तो ऑप्शन नंबर 1 ही चाहिए, क्योंकि देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया है कि बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, सिर्फ कहने मात्र से ध्यान बच्चे नहीं लगाएंगे बल्कि छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए, तो उसे किससे बात करना चाहिए? विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, पाठ्यपुस्तक के बारे में, अपने एवं छात्रों के बारे में। देखिएगा जब भी आप, ठीक है ना, मान लीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि एक टीचर हैं, आप किसी कक्षा में जाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये बताएंगे कि ये स्कूल कितना बड़ा है, उसके जो प्रिंसिपल हैं वे कैसे हैं, पाठ्यपुस्तक के बारे में पढ़ेंगे कि ये पाठ्यपुस्तक है, ठीक है ना, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, जब आप फर्स्ट टाइम जब भी किसी क्लास में जाएंगे ना तो आप अपने बारे में, छात्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे के जो है ना नाम वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सभी चीज़ें करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। और मुख्य तौर पर जो टीचर हैं, मान लीजिए कि आप ही टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे, उन बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी किस प्रकार की जो पृष्ठभूमि, उनकी रुचियाँ किन चीज़ों में है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप शिक्षण नीति बनाकर उनको अच्छे से पढ़ाई करवा सकते हैं। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? तो बुनियादी शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन है आपकी व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, या फिर हस्तकला शिक्षा प्रणाली। जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली वह बुनियादी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? तो अध्यापक का वह कौन सा कार्य है जो कि उपयुक्त मतलब, ठीक है, अच्छा, अधिगम मतलब सीखना, वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, बच्चों को निर्भय बनाना। देखिएगा आज जो है ना अधिगम जो है ना अच्छा वातावरण बनाने में मदद कौन सा नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं करेगा, क्योंकि आलोचना थोड़ी करेंगे, किसी की बुराई करने से अधिगम कैसे अच्छा हो सकता है? ठीक है, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर पलायन का कारण नहीं होता है पूछा है। अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, देखिए ये दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल है ना। यहाँ पर बहुत अधिक गृह कार्य, यह भी हो सकता है, बहुत अधिक छुट्टियाँ के, ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हम यहाँ पर पलायन का कारण यह नहीं हो सकता है कि बहुत अधिक छुट्टियाँ, ये जो है ना छात्रों के पलायन का कारण नहीं हो सकता है, बल्कि अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार और बहुत अधिक गृह कार्य, तो यह पलायन का कारण हो सकता है, बट बहुत अधिक छुट्टियाँ पलायन का कारण नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है किसका? तत्परता का, नियम का। देखिए सफलता का एहसास करा रहा, और ये जो है ना क्वेश्चन, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि आप लोगों ने ये थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। हम लोगों ने उसका शैक्षिक महत्व भी डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यदि आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको ऊपर आई बटन में जो क्लासेस है ना उनकी लिंक मिलती जाएगी, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है ना उन क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप उन पर क्लिक कीजिएगा और आपको ना वो जो क्लास हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं, वह मिल जाएंगी। तो देखिए बताइएगा, जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह किस नियम का जो है ना वह हम कह सकते हैं पालन कर रहा है? तो प्रभाव के नियम का पालन कर रहा है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? देखिए प्रगतिवाद के अनुसार, और अभी वर्तमान समय में जो शिक्षा नीति वह भी यही कहती है कि जो शिक्षा जो केंद्र होना चाहिए शिक्षा का, वह बालक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है, उसको झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? झूठ ना बोलने के लिए कहेंगे, उसे सज़ा देंगे, देखिए ये भी नहीं करेंगे, सज़ा दें, उसकी उपेक्षा करेंगे, या फिर उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे विश्वास में लेंगे एवं उसे परामर्श देंगे, ठीक है, जिससे कि वह अपने झूठ बोलने की आदत को त्याग दे। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है? जो प्रतिभावान बच्चे रहते हैं उनकी शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है? योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षा उन्नति, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। आंसर हो जाएगा कार्यक्रमों को समृद्ध बनाना जो है ना वह
प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। तो कितना प्रतिशत निवेश होना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर 6%। अकॉर्डिंग टू सन 1986 की जो यहाँ पर पॉलिसी थी ना, एजुकेशन पॉलिसी, उसके अनुसार 6% जो है ना वह शिक्षा पर कुल निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 6% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। स्कूल प्रशासन कमज़ोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। स्कूल प्रशासन है कमज़ोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं, जो कमज़ोर बच्चों के लिए जो अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो उनमें से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, निर्णय के पुनर्विचार पर आग्रह करेंगे। विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयारी करें, इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, जो है ना हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे और जो कमज़ोर बच्चे हैं ठीक है पढ़ाई में, उनको अच्छे से जो है ना उनका अधिगम में सहायता करेंगे ताकि वे अच्छे से सीख सकें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। देखिए व्याख्यान प्रणाली के बारे में जो है ना आपको अध्ययन करना है। देखिए सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है क्या, या फिर हम यहाँ पर कहेंगे विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही हैं। सूचना प्रदान करने की एक कुशल विधा भी है क्या? यहाँ पर अध्यापन की व्याख्यात्मक प्रणाली। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु एक प्रभावपूर्ण प्रणाली भी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए। क्यों? ठीक है, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उनको ना मानसिक रूप से तैयार करें जिससे कि वे जो भी उनको अधिगम कराना है वह अच्छे से सीख लें। शिक्षण करते समय आपको लगे कि कुछ आपने पढ़ाया वह सही नहीं है तो आप क्या करेंगे? प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू करेंगे। छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे। छात्रों को डांट पिलाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें नहीं करना, ना ये करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर देखिए छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे बल्कि उसको ठीक ही कर देंगे, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो बच्चे गलत ज्ञान अर्जित कर लेंगे। सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता। देखिए संगीत में अच्छा है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? उससे कहेंगे कि संगीत का कोई भविष्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। उससे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे। उसके अभिभावक को बुलाकर बात करेंगे। उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उसे गणितीय अवधारणाओं को समझाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है जैसे कि संगीत में करता है, और उसे गणितीय अवधारणाओं के बारे में समझाने की जो है ना भरपूर कोशिश करेंगे जिससे कि वह गणित में भी अच्छा हो जाए। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। फिर उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, इसीलिए प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी भाव भंगिमा है उसको बदलनी चाहिए। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, बीच में क्या करना चाहिए? विराम लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो कि हम यहाँ पर कह सकते हैं जो KBS एग्ज़ाम है। हम बात करेंगे JTET वगैरह की, जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं बात करेंगे हम लोग UTET की। ठीक है, UTET HTET हो गया, तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्लास को ना जितने भी हम लोग यहाँ पर क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं इन सभी को आप लोग कंटिन्यू देखते जाइएगा जिससे कि आपकी साइकोलॉजी हो या अदर सब्जेक्ट हो सभी की तैयारी अच्छे से हो जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।